नमस्कार दोस्तों, मैं आवेश पांडे जीएस प्रोग्राम में आज आपका फिर से स्वागत करता हूं। लूसेंट हिंदी मीडियम से जीके की ये सीरीज चल रही है। अभी हिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है, उसके बाद पॉलिटी इकोनॉमिक्स जो भी आएगा सीरियल वाइज उसको हम पढ़ाते रहेंगे। यहाँ पे जो कुछ भी आपको समस्या है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप अपना फीडबैक दीजिए नीचे कमेंट में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। इसके पहले 3-4 वीडियो हमने जो है अपलोड कर दिया है यहाँ पे, मतलब पढ़ाया जा चुका है। प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो वो वीडियोस को पा जाएंगे। इस पूरे वीडियो को देख लीजिए। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे और इसके पहले जो वीडियोस हैं उसको भी आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इंटरलिंकिंग होना बहुत जरूरी है, ठीक है। जब तक एक दूसरे से जुड़ेगा नहीं तब तक उतना समझ में नहीं आने वाला है। दूसरी बात, ध्यान दीजिएगा, जितने भी यूपी पीसीएस 2025 की तैयारी जो कर रहा है, बीपीएससी 71 की तैयारी, या जो कोई भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहा है, आपको पता है लूसेंट में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, लूसेंट की इंपॉर्टेंस कितनी है। बहुत से क्वेश्चन फंसते हैं, ठीक है। छोटे छोटे जो आप देखते होंगे लोग 3 नंबर 4 नंबर से रह जाते हैं, सोचते हैं ये सर ये कहाँ से आता है, ये कहाँ से आता है, उधर इधर बुक पढ़ना बैठ जाते हैं। तो इसकी बजाय कुछ भी करने के बजाय आप सिर्फ इस लेक्चर को सुनिएगा, शांति से सुनिएगा, देखिएगा। कुछ नोट्स बनाने लायक हो नोट्स बना लीजिएगा, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। तो अब फालतू इधर उधर की बात ज्यादा नहीं करते, आइए अपनी इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। रेडियो कार्बन, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे। इसके पहले हमने देख लिया पूरा टोटल। हमने ये देखिए ये पढ़ा था पूरा। ये हिस्टोरिक पीरियड क्या, अभिलेख क्या, इंस्क्रिप्शंस क्या, इन सबको देखा था। आइए सिंधु घाटी सभ्यता का देखते हैं। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि यानी 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है, ठीक है। ऐसे है, देखिए। आपकी कोई भी सभ्यता है कितनी पुरानी है, कार्बन डेटिंग के जरिए आपको पता चलती है। उससे हमने पता लगाया कि जो हमारी सभ्यता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता रही है, वो लगभग 2500 आज से लगभग 4500 साल पुरानी है, ठीक है। आप कहते हैं यहाँ तो 2500 लिखा हुआ है, तो यहाँ दो आपको नहीं बताया था, बीसी एडी करके बताया था ना। तो 2400, अगर आज से 2400 साल पीछे जाएंगे तो 2000, जो भी 2024 चल रहा है, इसको माइनस करिए इसमें से, फिर कितना बचेगा? लगभग यही 2400 के आसपास फिर बचेगा, फिर वही लगभग 2400 ईसा पूर्व हो गया, ठीक है। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, पूछेंगे आपसे सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी, ठीक है। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक यानी प्रोटो हिस्टोरिक अथवा कांस्य ब्रॉन्ज युग में रखा जाता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। देखिए, प्रोटो हिस्टोरिक क्या है, मैंने आपको हिस्टोरिक बताया था ना। हिस्ट्री 3 प्रकार की होती है, एक होता है प्री हिस्टोरिक, एक होता है प्री, ठीक है, एक होता है प्रोटो, सब क्या हिस्टोरिक लगा दीजिएगा, एक होता है हिस्टोरिक, ठीक। प्री हिस्टोरिक क्या है? आपको लिखित सोर्स नहीं मिलते हैं, जिस समय में आप कोई भी लिखित सोर्स आपको नहीं मिलता है उसको प्री हिस्टोरिक कहते हैं। जैसे पाषाण युग, ठीक है, जो लिथिक पीरियड से स्टोन एज उस समय के, उसको पाषाण युग, जैसे पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, सब प्री हिस्टोरिक में आएंगे। हिस्ट्री शुरू होने से पहले प्रोटो हिस्टोरिक, ये प्री हिस्टोरिक और हिस्टोरिक के बीच का समय प्रोटो हिस्टोरिक, जिसको आपने देखा आद्य ऐतिहासिक हिंदी में कहा जाता है प्रोटो हिस्टोरिक। ये क्या चीज है? इसमें लिखित, ये देखिए प्री वाले में तो लिखित सोर्स कुछ नहीं मिलता है, इसमें लिखित सोर्स मिलता तो है, लिखित सोर्स मिलता तो है इसमें, मगर उसको आप पढ़ नहीं सकते हो, डिसिफर नहीं कर सकते हो, अभी आप उसको समझ नहीं सकते हो। जैसे कि आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता की क्या लैंग्वेज है, क्या कैसे है, ये भी पता नहीं चल पाई है। तो इस हिसाब से उसको प्रोटो हिस्ट्री में इसको डाला जाता है। उसके बाद हिस्ट्री, हिस्ट्री कब से शुरू होती है? जब आपको लिखित सोर्स आपको मिल जाते हैं और उसको आप समझ भी पाते हैं। जैसे वेद, ऋग्वेद, जब से ऋग्वेद मिला है, जिस पीरियड का ऋग्वेद माना जाता है, उस पीरियड से कहते हैं हिस्टोरिक पीरियड स्टार्ट हो चुका है। ऋग्वेद के बारे में आपको बता दो, दुनिया की ओल्डेस्ट डॉक्यूमेंटेड बुक है, दुनिया की सबसे प्राचीनतम लिखित किताब है ऋग्वेद, आपको ये पता होना चाहिए। इसका रचयिता कौन है कंफर्म नहीं है, कुछ इतिहास का अपने हिसाब से पता लगाते हैं, लेकिन ऋग्वेद दुनिया का सबसे पुराना वेद, सबसे पुराना ग्रंथ में आता है। इसमें कुछ भी लिखा हुआ, एक ताड़ और भोज के पत्रों पर लिखा जाता था, लेकिन सबसे पुराना ऋग्वेद में आता है। सर जॉन मार्शल, फादर ऑफ, एक चीज बताइए, फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी किसे कहते हैं? लास्ट ईयर, अब लास्ट वाले लेक्चर में आपने पढ़ा था, तो फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी किसको कहते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। अगर आपको नहीं पता था तो जान लीजिए कि पुराने लेक्चर में पढ़ाया गया है। सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक थे। उस समय जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया थे उसके डीजी थे, डायरेक्टर जनरल थे उस समय, डीजी थे। 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की थी। तो जॉन मार्शल साहब ने कहा था कि एक सभ्यता पाई गई है, उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता नाम की डिक्लेरेशन कब हुआ था? 1924 में हुआ था। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिम पुरास्थल दासक नदी के किनारे, सबसे वेस्टर्न
दासक नदी है, दासक नदी के किनारे सुतक गेंडोर, तो ये सुतका गेंडोर कहाँ पे, बलूचिस्तान में। तो जो इसका सबसे वेस्टर्न हिस्सा सिंधु घाटी सभ्यता त्रिभुजाकार में है ना, लेकिन कुछ तो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ इसका स्ट्रेच हो गए, तो सबसे वेस्टर्न कौन था, सुतका गेंडोर बलूचिस्तान। पूर्वी हिस्सा कहाँ पे है, हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर, कहाँ कहाँ पे, ये मेरठ में, यूपी के मेरठ में। सबसे नॉर्दर्न कौन सा हिस्सा है आपका, उत्तरी पूरा स्थल चेनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा, तो मांदा जम्मू कश्मीर का सबसे उत्तरी है यानी नॉर्थ ईस्ट है। और दक्षिणी पूरा स्थल सबसे नीचे साउथ में कौन सा है, दैमाबाद, दैमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में है, गोदावरी नदी के तट पे है। तो आप इन शहरों को कौन सी नदी के तट पे, ये याद रखिएगा। तो सुतका गेंडोर कौन सी नदी पे, दासक, सबसे इंपॉर्टेंट है, आप जल्दी इसको नहीं पढ़ते होंगे, पहले भी पढ़े होंगे, तो याद रखिएगा दासक नदी के किनारे है। और आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है, ठीक है। मांदा चेनाब नदी के किनारे है, ठीक। और दैमाबाद गोदावरी नदी किनारे है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है मोस्टर्न साउथर्न ईस्टर्न इसकी नदियों के नाम पूछ लेगा, तो आप ये बता दीजिएगा भैया सबसे इधर कौन सा, दासक है, फिर हिंडन है, चेनाब नदी है, फिर गोदावरी नदी है, ठीक है। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरी सभ्यता थी, ये कौन से अर्बन सिविलाइजेशन था, ये रूरल नहीं थे, गरीब, ये गांव वाले ग्रामीण सिविलाइज सभ्यता नहीं थी, ये नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल छह को ही बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है। सिर्फ 6 नगर ही सब बड़े नगरों में आते थे। एक मोहनजोदड़ो था, एक हड़प्पा था, एक गरवाड़ी वाला था, एक धौलावीरा था, एक राखीगढ़ी था, और एक कालीबंगर। तो ये 6 बड़े शहर में आते हैं। जैसे आज मान लीजिए 2 3 4 5 10 हजार साल बाद कोई भारत को खोजे, अगर मान लीजिए भारत जब जब प्रलय आ जाए, फिर जीवन पन पे लोग देखें, तो यहाँ पता चलेगा क्या, यहाँ कोई सभ्यता थी। तो बड़े नगर कौन से थे, लखनऊ था, मुंबई था, दिल्ली था, ठीक है। उसी हिसाब से ये हमारे 6 नगर उस समय थे। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन याद रख लीजिएगा। आफ्टर इंडिपेंडेंस सबसे ज्यादा मतलब लार्जेस्ट साइट, सबसे ज्यादा मेजर नंबर ऑफ साइट्स कहाँ पे खोजे गए हैं, तो गुजरात में खोजे गए थे। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा, मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। देखिए अब ये पुराना डेटा हो चुका है, ये पता क्यों यहाँ पे दे रखा है, मैं आपको बता दूं, राखीगढ़ी जो है, राखीगढ़ी अब सब में बड़ा हो गया है, ठीक है। राखीगढ़ी पूरे सभ्यता, जितना सभ्यता ये सिंधु घाटी सभ्यता है, पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा साइट कौन सा है, राखीगढ़ी, ठीक है। राखीगढ़ी सबसे बड़ी सभ्यता है। और भारत की तो सभ्यता, बाकी भारत में है तो सबसे बड़ी भारत की हो ही जाएगी। तो ये कहाँ पे, राखीगढ़ी कहाँ पे है, ये हरियाणा में, ठीक है। हरियाणा के जींद जिले में स्थित है। इसकी खोज 1969 ईस्वी में सूरज भान ने की थी, ये इंपॉर्टेंट जान लीजिएगा। 1969 में सूरज भान ने राखीगढ़ी की खोज की थी, ठीक है। ये कहाँ पे, घग्गर नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे मोहनजोदड़ो, ठीक। पहले ये जो मोहनजोदड़ो को पहले बताते थे ना सबसे बड़ा, तो अब मोहनजोदड़ो नहीं है, कौन सा, राखीगढ़ी है, याद रखिएगा। लोथल एवं सुतकोता, लोथल और सुतकोदता सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह था। जुते हुए खेत यानी कि प्लॉट फील्ड कहते हैं इंग्लिश में, खेत की जुताई हुई थी। नक्काशीदार ईंटें, मतलब ईंटों पे डिजाइन के प्रयोग का साक्ष्य कहां से मिलते हैं आपको, कालीबंगन से प्राप्त होता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, ठीक है। सबसे इमारत लेके बाथ, एक क्या कहते हैं, बाथ सिटी मिला था। बाथ सिटी जो है सबसे मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी, पूरी सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड जो है 11.88 मीटर लंबा, ये देखिए कितनी, टू बी वेरी प्रिसाइज, 11.88 मीटर लंबा था, 7.1 मीटर चौड़ा है, और 2.43 मीटर गहरा है, ठीक है। अग्निकुंड लोथल और कालीबंगन से प्राप्त हुआ। अग्निकुंड कहाँ कहाँ से मिला आपको पता, अग्निकुंड कहाँ कहाँ मिला है, कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता यानी पशुपति नाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है, एक डांसर मिला है। मोहनजोदड़ो से एक कांस्य यानी ब्रॉन्ज की मूर्ति मिली है, ब्रॉन्ज गर्ल है, डांसर गर्ल है, ठीक है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। तो जो हड़प्पा के मोहर थे, जो सिक्के थे, ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा निशान आपको एक पशु की मिलेगा, श्रृंगी पशु, एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता, मतलब छपा है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मुहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है, ठीक है। एक कोई एक आयताकार मोहर है, जिसमें स्त्री के घर से, स्त्री के घर कह रहे गर्भ से, ठीक है, सॉरी एक सेकंड, उसके पेट से पौधा दिखाया गया है। तो ये कहाँ पे हुआ है, हड़प्पा में हुआ है। इसे मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चांदुदाड़ो से मिले। मनके मतलब जो आपके बीट्स हैं, ठीक है, मनके तो माला, माला जो आप पहनते हैं,
ये कहाँ कहाँ से मिला? लोथल और चान्होदड़ो से मिला है, ठीक है, चन्हुदड़ो, लोथल चन्हुदड़ो नाम है। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या है? भाव चित्रात्मक थी, ठीक है, भाव चित्रात्मक थी, मतलब यहाँ ये वाला जानवर बना दिया, यहाँ कुछ ये बना दिया, ऐसे ऐसे बना दिए, अब समझो इसको क्या है। सिंधु सभ्यता की भाव भाव चित्रात्मक थी उसकी लिपि। यह लिपि दाई से बाई ओर लिखी जाती थी, जैसे क्या आप जब लिखते हो आज के समय में, ये बाएं से दाएं, ये बाएं से दाएं, ये जाते हैं ना, हम लोग ऐसे लिखते हैं, तो मान लीजिए ऐसे लिखते हैं ना, मान लीजिए ABCDEF G, ऐसे लिखेंगे ना, मतलब बाएं से दाएं। लेकिन वो लोग कैसे लिखते थे? दाएं से बाएं लिखते थे, ऐसे लिखते थे, ABCDEF, ठीक है, ऐसे। और इसको बोस्ट्रोफोडॉन कहते हैं, बोस्ट्रोफोडॉन, अभी आपको नाम मिलेगा। इसकी अलग ही तरीके हैं, क्या कैसे हैं ये? मान लीजिए ऐसे शुरू ऐसे करते थे, ये ऐसे ऐसे शुरू किए, फिर नीचे ऐसे आते थे, ऐसे शुरू करते थे, ऐसे, फिर ऐसे, समझ गए इसको? ये सिंधु घाटी में ऐसे ही पाया जाता है, बोस्ट्रोफोडॉन कहा जाता है इसको, फिर नाम आएगा, समझ गए? ये लिपि ऐसे लिखी जाती थी, ठीक। ये बढ़िया से बना दिया मैंने, कहा था कि समझ जाए आप लोग। अब इसको रफ करना पड़ेगा, कोई मतलब नहीं, आपको बस समझा दिया मेन चीज क्या है, ठीक। आइए यहाँ देखते हैं, लेखन कला की उचित प्रणाली यानी सिस्टम विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरियों की सभ्यता थी। जो सुमेरियन सभ्यता थी ना, सुमेरियन, जो सुमेरिया की सभ्यता थी, इसने जो है ना, लिखने में, लिखित के लिए सबसे बेहतरीन माना जाता है, कि इससे सबसे बेहतरीन इसको लिखने का तरीका जो आज हम लोग लिखते हैं अच्छे तरीके से, शुरुआत यहाँ से हुई थी, सुमेरियन सभ्यता से शुरुआत हुई थी इसकी। कहाँ पे? सुमेरिया, याद रख लीजिएगा नाम क्या है, सुमेरिया। यह अफ्रीका की सभ्यता है। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। ये बहुत अच्छे से स्कैन नहीं हो पाया था ये वाला सोल्यूशन, इससे थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही है, तो माफी चाहेंगे आपसे, लेकिन जो बोल रहे हैं उसको ध्यान दीजिएगा। ग्रिड पद्धति क्या? ग्रिड में ये लिखा ना, इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ मैं आपको, ग्रिड ये क्या है? जैसे आज का घर नहीं देखते हैं आप, मान लीजिए ये सड़क गई है, ठीक है, ये ऐसे सड़क गई है, ये भी जो चौराहा है, ये भी जो चौराहा है, तो अब यहाँ घर देखेंगे, ऐसे ऐसे घर बना, नहीं बना तो ऐसे नहीं देखते, ऐसे घर बना होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे ग्रिड। तो मतलब ऐसे एकदम बकायदा, ऐसे प्लस ऐसे सीधा सीधा, ऐसे इसको ग्रिड पद्धति किसी को कहते हैं, समझ गए? तो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इसी को कहते हैं ग्रिड पद्धति, यानी ग्रिड सिस्टम था। घरों के दरवाजे तो खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे, तो केवल लोथल नगरों के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। तो घर के दरवाजे मेन सड़क पे नहीं खुलते थे, वो पीछे की तरफ खुलते थे। और सिर्फ लोथल, याद रखिए कहाँ, लोथल नगरों के घर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्य क्या फसल थी? गेहूं और जौ। तो मुख्य चीज क्या खाते थे वो लोग? गेहूं खाते थे और जौ खाते थे। संधोवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे, सोचिए, यहाँ पे आज हम लोग चीनी गुड़ खाते हैं, वो लोग शहद खाते थे, उस समय इतने मजबूत रहे होंगे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बानावली से मिलता है। बनवाली लिखल के बानावली होता है, याद रखिएगा। मिट्टी से बने हल, यानी कि जो प्लॉट, ऐसे हल होता है ना, ऐसे ऐसे तो हल होता है ना, इसे हल खेत जोतने का काम करता है ये, ठीक है, खेत जोतने का काम करता है। तो कहाँ मिला मिट्टी से बना हुआ बर्तन, कहाँ मिला था ये? बानावली से मिला था। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं, चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। अब ये रंगपुर और लोथल कहाँ पे है? ये गुजरात में है, ठीक है, ये गुजरात में है। सुरकोतदा सुरकोतदा कालीबंगन एवं लोथल से सैंधव कालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। देखिए ये वो ना अस्थि पंजर मिले हैं, मतलब आप समझ लीजिए, घोड़ा कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े थे नहीं। घोड़े कब आए यहाँ पे? जब आर्यन इन्वेजन किए, यहाँ की सभ्यता को खत्म किए, तो यहाँ घोड़े मिले। लेकिन क्या अगर घोड़े सिंधु घाटी सभ्यता के समय मिल जाएगा, साक्ष्य उसको उस समय के मिल जाए, तब तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ नहीं, कोई बाहर से नहीं आया था, सब यहीं के थे, ठीक है। इसलिए कुछ कुछ बहुत बड़े स्तर पे तो नहीं मिला है, लेकिन थोड़े स्तर पे घोड़े का साक्ष्य मिलता है। लेकिन एक साथ एक चीज और आपको बता दूं, एक साइंटिफिक डीएनए स्टडी हुई थी, उसमें यह पता चलता है राखी गढ़ी जो है, जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो कब्र दफनाए गए थे, उसका डीएनए, ठीक है, वो हम लोग के डीएनए से मैच करता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है सर, कि हम लोग के पूर्वज ही थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, मतलब जो इस समय हम लोग हैं वो बाहर से नहीं आए थे, जो लोग आर्यन थ्योरी बताते हैं हम लोग बाहर से नहीं आए थे, ठीक। सिंधु घाटी देखो, सिंधु काल में विदेशी व्यापार, आयातित वस्तुएं और प्रदेश जो आते इंपोर्ट होते थे, देख लीजिए, तांबा कहाँ से इंपोर्ट होता था भारत में? कॉपर कहाँ आता था? खेतरी, खेतरी कहाँ? राजस्थान में है, सिंधु घाटी में जो आता था खेतरी,
क्षेत्रीय माइन राजस्थान में बलूचिस्तान से आता था, ओमान से आता था। चांदी कहाँ से आता था? अफगानिस्तान, ईरान से। सोना देख लीजिए, कर्नाटका, अफगानिस्तान, ईरान से। टिन, अफगानिस्तान और ईरान से। गोमेद, सौराष्ट्र से। लाजवर्थ, मेसोपोटामिया। और सीसा ईरान से आता था। तो सीसा याद कर लीजिए, ईरान से है, ठीक है। देखिए, तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी, 16 के रेशियो में थी। जैसे क्या, 2, 4, 8, 16, 32 ऐसे, या फिर 32, 32, 16, 32, 64, ठीक है, इस रेशियो में था। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिया एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। इंपॉर्टेंट जान लीजिए, ठीक है। लोग सोना यातायात के लिए 2 पहिया, 3 एवं 4 पहिया वाली गोमद बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी, 3 गलत बोल दिया मैंने, 2 पहिया एवं 4 पहिया वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेख से वर्णित मेलुआ शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से है। तो एक बुक आई है, अमीश त्रिपाठी लिखे हैं, बुक आप देखे होंगे, गूगल कर सकते हैं, देखिए, मेलुआ का मृत्युंजय। तो मेलुआ कौन है? मेलुआ जो सिंधु घाटी के लोग थे उनको मेलुआ कहा जाता था, ठीक है। तो मेलुआ और मृत्युंजय जो प्रोटो शिवा मिले थे, उसको मेलुआ का मृत्युंजय उन्हीं को कहा गया है। सभ्यता हड़प्पा संस्कृति का शासन वर्गों के हाथों में था। पिगट, पिगट एक इतिहासकार है। पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है, ठीक है, एक ट्विन स्टेट। तो आपसे ये पूछ सकता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को ट्विन स्टेट किसने कहा है? पिगट ने कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे, जैसा कि आज भी हम लोग वही काम करते हैं। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। तो उस समय शिव पूजा होती थी, ठीक है। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिलते, मंदिर नहीं मिलते, लेकिन पूजा पाठ का साक्ष्य मिलता है। सिंधु सभ्यता के मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। तो गॉडेस देवी, मदर मदर गॉडेस की पूजा सबसे ज्यादा होती थी। पशुओं में कुबड़ वाली सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था, ठीक है। स्त्री मृण मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां, स्त्री मिट्टी की मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु समाज मात्र सत्तात्मक थी। याद रखिएगा, मैट्रियार्की थी, पैट्रियार्की नहीं थी, ठीक है। मात्र सत्तात्मक था उस समय, ना कि पितृ सत्तात्मक था, ठीक है। तो आज अपना लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, और कल इसके आगे का लेक्चर आगे पढ़ाएंगे। आप सोचोगे कि आप सोच रहे होंगे सब पूरा क्यों नहीं पढ़ा देना जल्दी जल्दी, देखिए जल्दी जल्दी जानबूझ के नहीं पढ़ा है ताकि आप लोग आराम से इसको समझें। 2 बार देखें, 3 बार देखें। जो पहली बार पढ़ाई कर रहा है, जो कभी नहीं पढ़ा है, उसको ये बात देखेगा तो एक बार भी में पूरा दिमाग पे नहीं घुसेगा, उसको याद नहीं होगा, ठीक है। तो आप एक बार फिर से दोबारा इस वीडियो को देख सकते हैं ताकि अच्छे से याद हो जाए, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका दिन शुभ मंगल में हो। जय हिंद, जय भारत।